अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सेकंड ईयर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं आपको उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो हमारे थ्योरी के, यानी कि यूं कह लीजिए कि जो चैप्टर्स के बीच में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो मैं इस वीडियो में स्टडी करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक फिजिक्स की और एक लेड पेंसिल जो है वो अपने हाथ में रख लीजिए, ताकि जो जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं वो आप साथ साथ मार्क करते जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि गैस से मुराद वो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते जो मतलब जो उनसे जिनका 100% यकीन हो। गैस से मुराद हमारे पास वो क्वेश्चन होते हैं जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस की वजह से पेपर में आने के। तो गैस से मुराद ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम के रिस्पेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ पे हमारे पास ये कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। आप लोगों ने जो है वो इसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी। ये ग्रीन शेड में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये लिखनी होगी। और उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला लिख देना है, तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास जो उनसा है वो बाज़ वो पूछ लेता है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है फील्ड्स ऑफ फोर्स का। ठीक है, आगे आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। कि इसकी चार बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। द tangent to a field line at any point gives the direction of the electric field at that point. The lines are closer where the field is strong, and the lines are further apart where the field is weak. No two lines cross each other. This is because E has only one direction at any given point. If the lines cross, E could have more than one direction. और अगर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ई की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती है तो ये हमारे पास फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये चार जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, ये हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो पूछ सकता है कि हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ गई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वो पूछ सकता है कि एक्जियोग्राफी क्या चीज़ होती है। तो एक्जियोग्राफी मतलब ड्राई राइटिंग। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा एक दफ़ा एक नज़र देख लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये इंकजेट प्रिंटर का है कि इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास जो आंसर है वो कलर इमेजेस कैसे बनते हैं। तो वो 2-4 लाइंस आपको लिख देनी है वहाँ पर, जहाँ पर उसकी वर्किंग पूछ ले इंकजेट प्रिंटर की। उसके बाद आगे आ जाइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। ठीक है, ये यानी कि जब हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा तब हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और जब एंगल 90 डिग्री होगा तब हमारे पास फ्लक्स मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ पर स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपने एक तो ये स्टेटमेंट लिखनी होगी और उसके बाद उसका ये वाला फार्मूला लिखना होगा, तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो बाकी जो सा ये उसकी जो एप्लीकेशन हैं ये लॉन्ग में आती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कह दें, ये देखिए यहाँ से है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसका फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, ये जो हमारे पास ईसीजी है। ठीक है, एक बड़ा जो सा है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ईसीजी एंड ईईजी। ईसीजी एंड ईईजी। तो स्टूडेंट्स, ईसीजी यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास।
इसकी मतलब जो है इसका आंसर। उसके बाद ई जो है वो ई जी जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज में आएगा, उसमें उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वाली डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने मार्क कर लेनी है अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है, और उसका यूनिट जो है वो हमारे पास वोल्ट होता है, जो जूल पर कूलम। आगे आ जाइए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जी, ये देखिए ये हमारे पास ई जी आ गया। ठीक है, और ये जो उनसी 4 लाइंस लिखी हुई ये आपने उसमें लिख देनी है ई जी वाले टॉपिक में। तो तकरीबन 4 से 5 लाइंस ये ईसीजी वाली, और 4 लाइंस ये ईईजी वाली, तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो इस वजह से इसके आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन जो सी है वो अच्छी आ जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बार बार जो है वो बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो ये उसने छोटा सा प्रूव करके भी दिखाया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये किया हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वोल्ट प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन कर लेनी है। आगे आते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो सा है वो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये बात कि ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 जूल। ये एमसीक्यूज भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से जरा वो प्रूव कर लेना। बेसिकली इसका प्रूफ जो है वो ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम्पल नंबर 12.4 ये भी उसमें पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, 2 नंबर की। आगे आ जाए स्टूडेंट्स। जी, कैपेसिटर वो पूछ सकता है। ठीक है, कि कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज़ होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, आगे थोड़ी सी इसकी वो भी बता दें, कंस्ट्रक्शन भी बता दें। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर वन अनदर सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम एयर और एनी अदर इंसुलेटर नाउन एज डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक लिख लीजिए, और उसके बाद ये Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ये फार्मूला आपने लिख देना है, तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये नीचे जो सा है वो फैराड की डेफिनेशन आ रही है। ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ये भी हमारे पास एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे आ जाते हैं। ये जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 12.6 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर जो है वो बोर्ड 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 के पेपर्स में ये रिपीट हो जाती है, तो इसको आप लोगों ने लाजमन करके जाना है, इसकी प्रैक्टिस आपने करके जानी है। तो ये बहुत अच्छी जो है एग्जाम्पल है, और अक्सर औकात ये रिपीट होती है। आगे जाते हैं। आगे वही हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें से करने तो एक्सरसाइज वाले तो सारे ही करने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से जो है वो इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन इम्पोर्टेंट को आप कर लें बाकी सारे छोड़ दें, करने आपने दूसरे भी हैं। इंपॉर्टेंट वालों को के ऊपर तो थोड़ा सा आपने ज़्यादा फोकस रखना है। 12.1 को मार्क कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये 12.3 को कर लीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, वो जो हमने अभी 4 इलेक्ट्रिक लाइन्स और फोर्सेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें से जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइन्स और फोर्सेस नेवर क्रॉस वाई। तो वो जो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वही आप इसके आंसर में देंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये 12.7 और 12.8 ये आप लोगों ने कर लेने, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। ठीक है, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो है देखिए, इफ अ नेट चार्ज डेल्टा क्यू passes थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी, we see that an electric current I has been established through the conductor where I is equals to delta Q over delta T। या दू या दूसरे लफ्जों में आप जो है ये भी कह सकते हैं सिंपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और याद रखिए करंट की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल करंट।
ठीक है, तो ये देखिए, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट is defined as that equivalent current which passes from a point at higher potential to a point at lower potential as if it represented a moment of positive charge। ये हमारे पास आ गई कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई और नीचे हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो उनसे हमारे पास फ्यू एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, ये सोर्स ऑफ करंट की ये 4 एग्जांपल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, 3 इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास करंट के जो है वो कितने इफेक्ट्स होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये आप लोगों ने तीनों नाम लिख देने हैं। अभी बारी बारी मैं बताता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास जो करंट मतलब जो उनसे करंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं उनके नाम लिख दीजिए। तो आप लोगों ने ये तीनों नाम लिख देने। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, इसको हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, हीटिंग जो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उसे हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। तो जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी, यहाँ से देखिए, द हीट एच प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट आई इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल टी इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई। और यहाँ से कि ये बेसिकली हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीटिंग इफेक्ट यानी कि जॉल्स लॉ ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है वो बेसिकली अम्पेयर्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट को जॉल्स लॉ और मैग्नेटिक इफेक्ट को अम्पेयर्स लॉ भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना। उसके बाद केमिकल इफेक्ट में हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन जो उनसे आ रही हैं, बहुत सारी जो उनसे वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों ने केमिकल इफेक्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। इसमें वो बताएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें वो बता देगा। ये देखिए, यहाँ से एक एक जो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। ठीक है, यहाँ से सर्टेन लिक्विड सच एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस that take place within them. The study of these processes is known as electrolysis। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी डेफिनेशन बन रही हैं, ज़रा उनको एक एक दफ़ा इस टॉपिक को ज़रा थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा, वो आपको पता लग जाएगा। हमारे पास जो उनसा है वो कैथोड क्या होता है, ठीक है, हमारे पास वोल्टामीटर क्या होता है, ठीक है, हमारे पास एनोड क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो उनसा है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ होती है, ये जो उनसा है वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो उनसा है वो ओहम्स लॉ है, वो V इज इक्वल टू आई आर वाला। ठीक है, आप लोगों ने ये इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है और ये उसके बाद उसकी उसका फार्मूला लिख देना है, तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास जो हमसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, हम जो है वो पैरेलल सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये पूरी डिराइव करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे चलते हैं ज़रा कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, जरा यहाँ से देखिए, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकली वी हैव आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फार्मूला बन गया ये। और यहाँ से हम रॉ निकाल लीजिए, ये हमारे पास क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, यहाँ से देखिए वो नीचे बता भी रहा है, द अबव इक्वेशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हो गया।
आगे आ जाइए। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, सॉरी। ठीक है। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, जरा यहाँ से देखिए। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नाउन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और आगे ये उसका फार्मूला है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो भी आप यही करेंगे। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वो फार्मूला ये है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आगे आ जाइए। ये रियोस्टेट क्या चीज होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रियोस्टेट क्या चीज है। तो उसको जरा एक नजर देख लीजिएगा। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। तो इसको जरा एक नजर देख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 13.4 जो है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट, ये किरचॉफ के दो रूल्स हैं। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसे हम किरचॉफ करंट रूल भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल, जिसे हम किरचॉफ सेकंड रूल भी कहते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट जो है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट वाले की स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, और उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। बल्कि यहाँ से चलें वो लिखनी है लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे हमारे पास एक दूसरी अच्छी स्टेटमेंट भी आ गई है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, किरचॉफ सेकंड रूल है हमारे पास, ये द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। ये लिख के आपने जो सा क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लिख देनी है, तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे जो सा है वो हमारे पास स्टेप्स लिखे हुए हैं सर्किट एनालिसिस के। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रोसीजर टू प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स, यानी कि इसको एनालिसिस करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास जो सा है वो जो सा है वो प्रोसीजर होते हैं, कितने स्टेप पर वो प्रोसीजर कंसिस्ट करता है, ये देखिए। यहाँ से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। और ये टोटल 5 जोन सा हमारे पास रूल्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि प्रोसीजर, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। और बेसिकली ये जो से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये कम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है। एंड देन हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सा है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो सा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 13.2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 13.4 और 13.5। आगे चाहिए। ठीक है, ये 13.8, ये बड़ा जो सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रा इनको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में, ये 13.1 जो प्रॉब्लम है, ये बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 13.1 और 13.2, तो इनको ज़रा एक नज़र आप लोगों ने एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस लाजमन कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स में से, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नज़र इसको भी आप देख लीजिएगा। ये एग्जांपल नंबर 14.2, ये जो सा है वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो बेसिकली इसको जो सा इसमें थोड़ा सा एक मतलब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली इसमें जो ये वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो ये हमारे पास आई और के हैं, ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहे होते। तो इस वजह से ये थोड़ी सी मतलब जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगी। एक नज़र आप इसको, एक दफ़ा इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिलहाल ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ही चल रहा है। यहाँ पर भी ये लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए, when a charged particle q is moving with velocity v in a region where there is an electric field E and magnetic field B, the total force F is the vector sum of the electric force QE and magnetic force Q into V cross B, that is F is equals to FE plus FB। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। ये लॉरेंस फोर्स जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो लाजमन आप लोगों ने याद कर लेना। लॉरेंस फोर्स, जहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तब जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है वो हमारे पास लॉरेंस फोर्स लगती है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये फिलहाल सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे पास ग्रिड है, ये जी, इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रिड का फंक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन सीआरओ या कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ से the grid G is at a negative potential with respect to cathode. It controls the number of electrons which are accelerated by anodes, and thus it controls the brightness of the spot formed on the screen। यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइटनेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये हमारे पास ग्रिड, ठीक है। यानी कि यूं कह लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये यूजेस ऑफ सीआरओ ये इंपॉर्टेंट है, बाद तो वो दो यूजेस पूछ लेता है या चार यूजेस पूछ लेता है, लेकिन पूछ लेता है। उसके बाद गलवानोमीटर जो सा है ये इसकी डेफिनेशन वो पूछ लेता है कि गलवानोमीटर होती है क्या चीज़। बाकी ये एम मीटर क्या होता है, ठीक है। जस्ट एम मीटर के बारे में आपने बता दें कि एम मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट इन एम्पेयर। दिस इज बेसिकली अ गलवानोमीटर। दो चार लाइन जो है वो आपने लिख देनी है और उसके बाद आपने इसकी ये वाली इक्वेशन लिख देनी है कि एम मीटर ये होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, इसकी भी दो चार लाइंस आप लोगों ने लिख देनी है और ये आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। तो बेसिकली ये एम मीटर वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर वाला इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन देख जरा दोनों को लीजिएगा। जी, डीएमएम के बारे में वो पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसके बारे में आपने दो चार लाइन्स लिख देनी है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 पहुंचा अपने अख्ताम के ऊपर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ, लेकिन करने एक्सरसाइज वाले सारे ही क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14.5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 14.3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली आप लोगों ने इसकी इक्वेशन से सॉल्व करके आप लोगों ने इसका आंसर देना होता है। जस्ट लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपने इसको सॉल्व करके आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये 14.6 भी जो सा है वो इम्पोर्टेंट जो सा है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 14.9 को देख लीजिए, ठीक है। ये 14.11 को आप देख लीजिए, ठीक है। और ये वजह से भी मैं बता रहा था आपको कि एम मीटर और वोल्ट मीटर के देखिए दोनों क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक नज़र आपने देखना लाजमी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गए हैं। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मोशनल ईएमएफ की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। और उसके बाद आपने उसका ये वाला फार्मूला लिख देना है, ई इज इक्वल्स टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। तो ये आपके जो सा है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी डेफिनेशन जो है लॉ है तो बेसिकली स्टेटमेंट आगे आएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रॉडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेट्स दैट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना है।
और उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है, तो आपको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास लेंस लॉ एंड डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास मोस्टली ईएमएफ वाला है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है कि म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास जो सा है वो उसका जो सा है वो है म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास उसका फार्मूला है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन है हमारे पास। सेल्फ इंडक्शन में ज़रा देखिए, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन की जो है वो हमारे पास ये डेफिनेशन है, और यहाँ पर ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सा है कोई ऐसा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा इनको हम स्किप करते जा रहे हैं। ठीक है जी। ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। क्या ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज अ गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू अ लार्जर और स्मॉलर ईएमएफ। ये उसकी छोटी सी जो सा वो डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स ये जो इसकी आगे वाली जो सी एक लाइन है वो भी लिख दीजिएगा कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन कॉइल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी जो सा है इसमें ऐसा कोई वो बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सा है आगे आ जाते हैं हम। अच्छा, इसका ये वाली जो सी एग्जांपल नंबर 15.8 है, शॉर्ट के रिस्पेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो सा एक दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद ये इसकी जो एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो है 15.1 है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, ये 15.10 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी लाजमन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद ये 15.8 है। उसके बाद आगे आ जाइए, 15.14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये 15.16, ये भी हमारे पास एक अच्छी जोन है वो, क्या कहते हैं, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पर एक और जो सा वो शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए। जी, ये 15.11, ये भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों ने याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 16 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले। अ, ये स्टूडेंट्स पीक टू पीक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पीक टू पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है। उसके बाद फेज ऑफ एसी, देखिए ये लिखा हुआ है, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज इट्स फेज। ठीक है। तो ये हमारे पास फेज की डेफिनेशन है। उसके बाद आगे आ जाइए, फेज लैग एंड फेज लीड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो आप लोगों ने लाजमन याद करना है, ये अक्सर औकात आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर ये फिलहाल सारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन हमारे काम का कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आगे आ जाइए। जी, ये इम्पिडेंस, इम्पिडेंस जो सा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनता है कि इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है। लेकिन इम्पिडेंस की जो सा है वो डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन इम्पिडेंस। यहाँ से देखिए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन सच अ सर्किट इज नाउन एज इम्पिडेंस एंड इज डिनोटेड बाय जेड। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, और उसके बाद ये इसका फार्मूला होगा। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। जी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। उसी तरीके से जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इसकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं, और एग्जांपल नंबर 16.7 ये आप लोगों ने कर लेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। ठीक है,
कि ये प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स जो है वो करें, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। तो इसको आप लोगों ने एक नजर देख लेना है, तो उसे 4 लाइन जो है वो आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक दो दफ़ा ये बोर्ड की क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर के अंदर। उसके बाद जो सा ये हमारे पास जी, मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ से देखिए, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड कैरियर वेव। द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, उसके बाद आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को भी आप लोगों ने याद करना है, हाँ, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में 16.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16.2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, 16.3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 16.5 जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास जो सा है 16.9 को भी जो है वो इम्पोर्टेंट की फहरिस्त में डाल लीजिए। तो बाकी जो सा है वो उनको भी मतलब देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जिनको सर्कल कर दिया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे आ जाइए, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमार्फस और ग्लॉसी सॉलिड्स क्या होते हैं, और पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके दरमियान। ठीक है, वो पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमार्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो ये आप लोगों को आना चाहिए विद एग्जांपल्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई, और द होल स्ट्रक्चर obtained by the repetition of unit cell is known as crystal lattice। ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आ गई। दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। ठीक है, स्ट्रेन का फार्मूला, उसके यूनिट्स, स्ट्रेन पूछ ली जाती है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस पूछ ली जाती है कि स्ट्रेस क्या चीज़ है, स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसके यूनिट। स्ट्रेन का पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेन क्या चीज़ है, स्ट्रेन, उसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्ट्रेन की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती। आगे आ जाइए, हमारे पास जो सा है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है, ये लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होते हैं, ये यंग मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस। आगे जो सा है वो शेयर मॉडुलस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि ये क्या कहते हैं, हमारे पास इसके बारे में पूछा गया कि हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो 7 होते हैं। और सॉरी, एमसीक्यूज में भी जो है वो अक्सर बोर्ड्स में ये पूछा गया कि हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट द नेम ऑफ 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये आप लोगों ने इनके नाम याद रख लेने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए। ठीक है, ये जो कह रहे हैं डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ यहाँ से लेके सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नाउन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। आगे जो है वो उसकी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर नाउन एज ब्रिटल सब्सटेंसेस। ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी बैंड थ्योरी में हमारे पास ये इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी सिर्फ जो है वो डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि देयर आर सम मटेरियल्स whose resistivity becomes zero below a certain temperature called critical temperature। ठीक है, इज नाउन एज सुपर कंडक्टर। तो ये जो से सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन आ गई, और आगे उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो गिवन है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास, ठीक है,
पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये देखिए डायमैग्नेटिक, ठीक है, पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये तीन डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने लाजमन कर लेनी है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हिस्टैरिसीस लूप में हमारे पास हिस्टैरिसीस क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, दिस इज नाउन एज हिस्टैरिसीस। सैचुरेशन क्या होती है, रेमनेंस और अटेंटिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी क्या होती है, और एरिया ऑफ द लूप क्या चीज किस चीज को शो करता है। ये सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास 17.2, ये देखिए, ये तो हम सारा कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर जो 17 है ना, इसकी आप थ्योरी कर लें सिर्फ, तो आपके ये जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये खुद ब खुद अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये काफ़ी लेंथी लेंथी हैं, तो आपने जस्ट जो थ्योरी में से जो उनसे है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ आप लोगों ने वही तैयार कर लेने। तो ये इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके इसमें जो गिवन है एक्सरसाइज में, वो भी तैयार खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 18 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, सबसे पहले वो पूछेगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, तो पीएन जंक्शन आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसकी, ठीक है, हमारे पास जो सा है वो दो कॉमन टाइप्स होती है रेक्टिफिकेशन की, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, हाफ वेव में हमारे पास एक ही डायोड होता है, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन में हमारे पास चार डायोड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशली डिजाइन पीन जंक्शन जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फोटो डायोड की एप्लीकेशन है, ये चार एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, ट्रांजिस्टर हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, ये एग्जाम्पल नंबर 18.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे लॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये फिलहाल सारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। जी, डिजिटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। आगे आ जाइए, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास और गेट है, एंड गेट है, और उसके बाद नॉट गेट है, ये तीन हमारे पास फंडामेंटल होते हैं। उसके बाद अदर, ये बाकी जो है ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल तीन ही कौन कौन से, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। एक बार बस आ गया नॉर गेट, उसके बाद ये नॉर गेट है, नैंड गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सॉर भी कहते हैं जिसे, एक्सक्लूसिव नॉर कहता है, एक्स नॉर भी कहते हैं जिसको। ये सारी इनके ट्रुथ टेबल, इनकी ये ऐसी इक्वेशंस और इनकी डायग्राम्स, ये सब आप लोगों ने तैयार करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास जो सा 18.1 इंपॉर्टेंट है, 18.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो सा ये 18.5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18.8 जो सा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 18.10 जो सा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है हमारे पास, ठीक है, रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, दो होते हैं, वो फर्स्ट ईयर वाली बेशक लिख दीजिएगा। एक हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और दूसरा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके हमारे पास जो है दो पॉस्टुलेट्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कह सकता है कि राइट डाउन द पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। उसके बाद उसके रिजल्ट है हमारे पास टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन और मास एनर्जी रिलेशन, ये सारे उसके रिजल्ट हैं। वो दो पॉस्टुलेट्स थे और ये सारे रिजल्ट हैं, तो इन रिजल्ट्स को आपने इनकी इक्वेशंस के साथ याद करना है। आगे आ जाइए, कि नैव स्टार नेविगेशन सिस्टम में से शॉर्ट बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नैव स्टार नेविगेशन सिस्टम। एग्जाम्पल नंबर 19.1 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के, रिस्पेक्टिव, ठीक है। आगे आ जाइए, 19.2 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव, ठीक है। 19.3 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव, ठीक है। आगे आ जाइए,
ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल इनमें से ऐसा कोई जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा। जो आता है वो मैं बताऊंगा। कि ये एग्जाम्पल नंबर 19.5 आप लोगों ने करनी, ये इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, तीन टाइप्स हैं उनकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पाउंड इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। तो इनको सिर्फ नाम लिखने हैं आप लोगों ने। आगे आ जाइए। ठीक है, उसके ये हमारे पास तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है थ्री शॉर्ट फ्रिक्वेंसी का। तो ये पॉइंट नंबर 2 को आपने खास इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है किस चीज़ की? हमारे पास फोटो सेल की एप्लीकेशन है। तो कोई सी चार आप लोगों ने याद कर लेनी है, चार ही पूछते हैं। आगे आ जाइए स्टूडेंट्स। कॉम्पाउंड इफेक्ट की जो सा है वो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, क्या चीज़ है। ठीक है, आगे आ जाइए। पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है और उसका रिवर्स प्रोसेस पेयर एनिहिलेशन क्या चीज़ होती है, विद इनकी इक्वेशंस। आप लोगों ने इक्वेशंस इनकी लाजमन करनी है। आगे आ जाइए। यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा जो सा है वो शॉर्ट नहीं है। जी, अनसर्टेन प्रिंसिपल तो हाइसेनबर्ग थे 1927 में, इन्होंने जो सा ये प्रिंसिपल दिया था, हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, एक ये स्टेटमेंट है और दूसरी हमारे पास ये स्टेटमेंट है। दोनों आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19.10 और 19.11 आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे आ जाइए। यहाँ पर इसके जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 19 पॉइंट में वही हमारे पास दो पॉस्टुलेट्स आ गए। ठीक है, 19.2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाइए। ठीक है, 19.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 19.6 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 19.10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19.9 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 19.13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19.16 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 19.22 है। 19.19 है। कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने लाजमन कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 के ऊपर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सा? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ये हमारे पास जो सा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाल्मर सीरीज है, ये हमारे पास लाइमन सीरीज है। ठीक है, ये पास्टियन, ब्रैकेट और फंड, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको एक नजर देख लेना है। उसके बाद पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसके हमारे पास तीन पॉस्टुलेट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों के तीनों आप लोगों ने जो सा वो याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पेपर्स में आए हुए होते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाइए, देख लेते हैं। ये जो सा है एग्जाम्पल नंबर 20.1 को भी एक प्रैक्टिस की कर लीजिए। ओके। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्सरे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने जब भी पेपर में लिखना है तो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमन इसको पॉइंट्स बनाकर लिखना है, इसको याद भी आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया सारा। ठीक है, ये हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको आप लोगों ने याद करना है लाजमन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चीज़ होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके बारे में भी पता है, ये देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है, नॉर्मल नॉर्मल इन्वर्जन, सॉरी नॉर्मल पॉपुलेशन ये है और पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है, यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप लोग। आगे आ जाइए। यूजेस ऑफ लेजर इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेरे आई थिंक 9 जो है वो यूजेस हैं, कोई से 6 कर लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ठीक है, ये 20.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
20.3 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20.4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20.6 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 20.7 इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये 20.10 ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने याद कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट चैप्टर है 21 न्यूक्लियर फिजिक्स वाला। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए। मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में वो थोड़ा सा पूछ सकता है, तो इसकी 3-4 लाइन्स आप लोगों ने याद करके वहां पर लिख देंगे अगर पूछे तो। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, ये डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डेफिनेट सॉरी इक्वेशन समेत आप लोगों ने याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम, कितनी आती है? 28.2 आती है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और स्टूडेंट्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी आप लोगों ने ट्राई कर लेना। बाकी जो है इसमें एज इट इज कोई बात नजर नहीं आ। हाफ लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो है वो आप लोगों ने लाजमन याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन करती हैं। तो दे इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिस्टिंक्ट वेज डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर एनर्जी। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद करना है कि हमारे पास रेडिएशन जो है वो कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमन याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये फ्लोरेंसीन के बारे में पूछ सकता है, इसको एक नजर देख लीजिएगा। विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पूछ सकता है, और जीएम काउंटर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है जो अंडरलाइन में आपको करवाऊँ। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजन फिशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई और ये आ गई इसकी इक्वेशन, तो ये आप लोगों ने दोनों कर लेने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियर फ्यूजन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो सारे फिशन चेन रिएक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जाते ये जो से कहाँ सॉरी कहाँ जाया गया, फिशन, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया फिशन चेन रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वो बात कर रहे हैं, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जी, टाइप ऑफ रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देयर आर थर्मल रिएक्टर्स एंड फास्ट रिएक्टर्स। अब ये थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर कौन से होते हैं? द थर्मल रिएक्टर्स आर कॉल्ड थर्मल बिकॉज द न्यूट्रॉन्स मस्ट बी स्लो डाउन टू thermal energies to produce further fission. They use natural uranium or slightly enriched uranium as fuel. उसी तरीके से हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स कौन से होते हैं? ये देखिए, फास्ट रिएक्टर्स आर डिजाइन टू मेक यूज ऑफ यू 238 विच इज अबाउट 99% कंटेंट ऑफ नेचुरल यूरेनियम। तो ऊपर हमारे पास थर्मल रिएक्टर आ गया और नीचे हमारे पास फास्ट रिएक्टर आ गए। आगे आ जाइए। ठीक है, ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, और इन दोनों में से ये चलिए ये वाली जो है वो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने जो है इसके पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, तो इनको याद कर लीजिए। आगे आ जाइए, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है 4-5 फोर्सेस जो है वो नेचर की हैं, लेकिन याद रखिए ये पहले जो है वो 5 थी, अब जो है ये 4 हैं। ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना दिया गया। किस किसने? एक तो हमारे पास मैक्सवेल हैं और दूसरे फ्राडे हैं। इन दो जो है वो साइंटिस्ट ने जो हमारे पास ये जो 5 फोर्सेस थी, ठीक है, उनमें से 2 को, मैग्नेटिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना दी, तो हमारे पास बेसिक फोर्सेस कितनी रह गई? 4। ठीक है, अब जो सा इसमें से वो पूछ सकता है कि हमारे पास कौन सी जो है वो फोर्स जो सा है उसका केमिकल रिएक्शंस का जो है वो बायस बनती है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ।
ओके, ये देखिए, पहले वीक फोर्स की बात कर लेते हैं। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज लाइक द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग अप ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके जो होता है उसका उसकी रिस्पॉन्सिबल ये वीक फोर्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज एंड causes all chemical reactions. It binds together atoms, molecules, crystals, trees, buildings and you. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर जो है वो बेसिकली अब 4 हो गए हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हमारे पास 3 ही है। आगे जो आंसर है वो यहाँ पर 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसमें आई थिंक मेरे ख्याल है 4 दे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर जो आपकी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उनको आप याद कर लीजिए कि हमारे पास 3 है, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हार्ड्रॉन्स। आगे बता रहे हैं कि हाइड्रॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसको एक नज़र देख लेना है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। ये 21.2 ये इंपॉर्टेंट है, 21.13 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, वो जो मैंने आपको रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर जो मैटर करवाया था वो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ गया। ठीक है, ये 20.17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास आ जाइए, ये 21.13 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 21.10 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 21.14 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये 21.17 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 21.20 और 21.19 ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो मेरी उम्मीद है स्टूडेंट्स, वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की रिस्पेक्टिव वीडियो थी। लॉन्ग क्वेश्चन की रिस्पेक्टिव जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो मैं अलग बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को जो सा है वो एक गो थ्रू नहीं करवाया, बताया है कि बेसिकली कौन कौन से शॉर्ट इंटरनल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम होता है उसमें से जो चैप्टर होता है उसके बीच में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लाजमन कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पेपर आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है वो कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।